ओके, चलो देखो, कल हमने बात किया था। कल हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? कल हमने डिस्कशन किया था ये बायोमोलिक्यूल। कल हम लोगों ने शुरू किया था। कल हमने बायोमोलिक्यूल का पहला क्लास लिया था, फर्स्ट क्लास हमने लिया था बायोमोलिक्यूल का। और आज हमारा सेकंड क्लास है। बायोमोलिक्यूल के पहले क्लास में हमने डिस्कशन किया था जो इसका जनरल डिस्कशन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी के सीक्वेंस को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है। जैसे एनसीईआरटी में अमीनो एसिड और प्रोटीन का जिक्र तीन अलग अलग जगह है। पहले अमीनो एसिड है, उसके बाद फिर टाइप ऑफ अमीनो एसिड करके अलग है। पहले अमीनो एसिड है, फिर है प्रोटीन, और उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो उन सबको हमने एक साथ लिया है क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड है। इसी तरह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जिक्र अलग है और लिपिड का अलग है, तो उन दोनों को हम लोग एक साथ लेंगे। तो सीक्वेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। और कल हमने बात किया था कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं एनिमल के अंदर या लिविंग बीइंग के अंदर, वो बायोमोलिक्यूल कहलाते हैं। फिर उसको हमने कैटेगराइजेशन किया था। पहला कैटेगरी लिया था बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन और फिल्ट्रेट फ्रैक्शन। ठीक है। दूसरा कैटेगरी हमने लिया था बायो मैक्रोमोलिक्यूल और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। और उसके बाद फिर हमने लिया था तीसरा कैटेगरी, हमने लिया था रिटेंटेड फ्रैक्शन। पहली कैटेगरी में हमने क्या लिया था? जैसे हमने लिया था ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज के पहली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी में इनमें से क्या आ जाएगा? पॉलीसैकेराइड। फिर पहली कैटेगरी में हमने लिया था अमीनो एसिड। सेकंड कैटेगरी में क्या आ जाएगा? सेकंड कैटेगरी में इसमें आ जाएगा प्रोटीन। फिर उसके बाद हमने लिया था तीसरे नंबर पर, हमने कौन सा लिया था? तीसरे नंबर पर हमने लिया था बेस शुगर एंड फॉस्फेट। इनमें से सेकंड कैटेगरी में कौन सा आ जाएगा? इनमें से सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड। और जहां तक सवाल लिपिड का है, तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और लिपिड तीनों को हम किस में लेते हैं? सेकंड कैटेगरी में लेते हैं। मतलब बायो मैक्रोमोलिक्यूल में हम इन तीनों को लेते हैं। ठीक है। तो ये जनरल डिस्कशन हम लोगों ने किया था। अब अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में, और उसके बाद फिर अमीनो एसिड और प्रोटीन वाला जो हिस्सा है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये हमारे आज के टारगेट में है, तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जिन चीजों को हमें तैयार करना है उन चीजों को हम यहां पर जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अभी बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में। और प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में डिस्कशन करने के बाद, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में डिस्कशन करने के बाद फिर हम किसके बारे में बात करेंगे? उसके बाद हम बात करेंगे ये प्रोटीन और अमीनो एसिड वाला जो फ्रैक्शन है, इस पूरे फ्रैक्शन को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में। इनके बारे में कुछ बातें हैं जो हमें समझना है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में कुछ कंटेंट हैं जिनको हमें समझना है। थोड़ा सा हम बात कर लें इसके बारे में, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। हाँ, अभी अभी मेरी तरफ से आप लोग अनम्यूट। चलिए, तो अब लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। तो इस बारे में डिस्कशन हम करें, इस बारे में हम लोग डिस्कशन करें। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट को यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, अभी तक हमने किन कैटेगरी को पढ़ा, किन चीजों का अभी तक हमने स्टडी किया है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात कर लें। अभी तक जो हमने स्टडी किया, देखो हमने किसको पढ़ा अभी तक?
हमने 4 कैटेगरी को अभी तक बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा शुगर के बारे में। शुगर में हमने मोनोसैकेराइड भी पढ़ा है और पॉलीसैकेराइड भी पढ़ा है, ठीक है। फिर शुगर के बाद हमने बात किया किसके बारे में, अमीनो एसिड और प्रोटीन के बारे में बात किया। अमीनो एसिड और प्रोटीन के बारे में बात किया। फिर उसके बाद हमने बात किया किसके बारे में, बेस, शुगर और फॉस्फेट। और इनके अलावा हमने किसके बारे में बात किया, इनके अलावा हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने बात किया, ठीक है। और फिर हमने बात किया लिपिड कैटेगरी के बारे में। अब इन चारों में खास बात क्या है, चारों में खास बात यह है कि ये कैटेगरी एनिमल में है, एनिमल में है, एनिमल में है, एनिमल के अलावा ये प्लांट में भी है, ठीक है। और दूसरा जो खास बात है, इनका मेटाबॉलिज्म में एक पर्टिकुलर रोल है, एक खास तरह का रोल इनका मेटाबॉलिज्म के अंदर होता है, खास तरह का रोल है जो मेटाबॉलिज्म के अंदर होता है। तो ऐसे कंटेंट जो एनिमल में भी है, प्लांट में भी है और मेटाबॉलिज्म में जिनका स्पेसिफिक रोल है, ऐसे जो कंटेंट हैं वो क्या कहलाते हैं, ऐसे कंटेंट कहलाते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। क्या कहलाते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट। याद रखना, याद रखना, इनकी 2-3 बातें याद रखना। ये एनिमल में भी है और प्लांट में भी, और कैटेगरी में भी हो सकते हैं, बट ये एनिमल में है, ये बात पक्की है। और मेटाबॉलिज्म में इनका एक स्पेसिफिक रोल है। ऑल सच काइंड ऑफ कंटेंट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्राइमरी मेटाबोलाइट, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। अब कुछ और कंटेंट हैं जिनके बारे में हम बात करें, जैसे एक कंटेंट है रबर, ठीक है। एक कंटेंट है टॉक्सिन, एक कंटेंट है एल्केलॉइड। आखिर इनमें क्या खास बात है, इनमें जो खास बात यह है, सबसे पहली बार खास बात यह है, नॉट फाउंड इन एनिमल, ये एनिमल में नहीं होते। ये इनका पहला कैटेगरी है जिसको आपको याद रखना है, नॉट फाउंड इन एनिमल, ये इनका पहला कैटेगरी। इनमें पहली बात जो याद रखना है, ये एनिमल में नहीं पाए जाते। दूसरा कैटेगरी इनमें क्या है, ये प्लांट में है। तो टॉक्सिन तो हो सकता है एनिमल में। हम्म, टॉक्सिन। नहीं, टॉक्सिन हमारी बॉडी में है। देखो, जिसको केमिकली हम टॉक्सिन कहते हैं, ये हमारी बॉडी में यस बनता सर। नहीं है, हमारी बॉडी का प्रोडक्ट नहीं है ये यस टॉक्सिन सर। अगर कोई बाहर से ले लेता है वो अलग बात है, लेकिन टॉक्सिन हमारी बॉडी का प्रोडक्ट नहीं है। यहां पर बात यह है कि क्या ये हमारी बॉडी में सिंथेसिस होता है या नहीं होता है। तो टॉक्सिन हमारी बॉडी में नो सर। सिंथेसिस नहीं होता। रेयर टू रेयर कंडीशन है, बहुत मतलब रेयर टू रेयर कंडीशन है जिसमें किसी एनिमल की यूरिया बॉडी हुआ में। ना टॉक्सिन। इसके बारे में यूरिया अमोनिया ये सब तो टॉक्सिन हुआ। नहीं, हाँ, लेकिन ये मतलब जैसे नहीं नहीं, यूरिया अमोनिया टॉक्सिन नहीं है, ये बेस्ड मटेरियल। देखो, बेस्ड मटेरियल और टॉक्सिन में अंतर है। बेस्ड मटेरियल कौन सा यस होता है, जो नाइट्रोजिनस बेस्ड का बाई प्रोडक्ट है, बॉडी के लिए हानिकारक है, लेकिन टॉक्सिन नहीं है। टॉक्सिन क्या है, जैसे साइनाइड जैसा कोई कंटेंट जो हमारी मोस्ट ऑफ बॉडी सेल को डैमेज कर दे। यूरिया अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा, बट अगर टॉक्सिन जैसा कोई भी कंटेंट लिया जाएगा तो मिनटों में क्या होगा, हमारी सेल को डैमेज कर देगा, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा, या फिर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को डैमेज कर देगा। टॉक्सिन की एक खास कैटेगरी है जिसमें कुछ खास कंटेंट आते हैं, स्पेसिफाई कंटेंट आते हैं। मतलब यहां टॉक्सिन का इस्तेमाल हम इस सेंस में नहीं कर सकते कि कोई ऐसा केमिकल हमारी बॉडी में बना जिसने हमारी बॉडी को लॉस पहुंचाया, ऐसे हम नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट में जिन टॉक्सिन की हम बात करते हैं, जिन एल्केलॉइड की बात करते हैं, वो एक खास कैटेगरी है और उसमें स्पेसिफाई है कि इन चीजों को हम यहां पर शामिल कर रहे हैं। गॉट इट माई पॉइंट। यस सर। तो पहली बात तो ये नॉट फाउंड इन एनिमल। अब ये किस में पाया जाएगा, ये प्लांट में पाया जाएगा। प्लांट के अलावा ये किस में पाया जाएगा, अगर प्लांट के अलावा हम बात करें
तो याद रखना प्लांट के अलावा ये फंगस में पाया जाएगा, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। प्लांट के अलावा ये कहाँ पाया जाएगा? प्लांट के अलावा ये फंगस में पाया जाएगा। ठीक है, फंगस के बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। हाँ, फंगस के अलावा माइक्रोबियल सेल, माइक्रोबियल सेल में ये बैक्टीरिया ये सब आ जाते हैं, यस सर। माइक्रोबियल सेल। अच्छा, एक इनकी विशेषता और है, आमतौर पर जो इनका प्रोड्यूसर है, वो उसके लिए ये अननेसेसरी है। रबर हमारे लिए काम की चीज है, लेकिन जो प्लांट रबर बनाता है उस प्लांट के लिए इसका कोई एप्लीकेशन नहीं। ठीक है, तो जो इसका सोर्स है उसके लिए ये क्या है? इसके सोर्स के लिए याद रखना ये अननेसेसरी कैसा है? प्रोडक्ट। अननेसेसरी है। इसके सोर्स को इसकी जरूरत नहीं है। ये 2-3 कैटेगरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के केस में हमें याद रखना है। तो मुझे बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो डिफरेंस है ये क्लियर कट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, अब जरा हम पढ़ लें एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या लिखा है, थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ लें। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट फॉर रीजन दैट द गिवन इन सेक्शन 9.2, ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 है, 11th एनसीईआरटी का। वी कैन दिस बायो मॉलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट। यहाँ जो भी नंबर पड़े वो एनसीईआरटी के नंबर है। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट इन एनिमल टिश्यू। हाँ, इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस the presence of all such category of compound shown in figure 9.1। फिगर 9.1 में वही कैटेगरी है जिनको अभी हमने लिखा है, स्पेसिफाई किया है, प्रोटीन है। ये सारी कैटेगरी इसमें 9.1 में है। गॉट इट माय पॉइंट? दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट। सिद्धार्थ, अभी तुम क्लास में हो या नहीं हो? यस सर। अभी एक और सिद्धार्थ ने एंटर मारा है, वो किसने मारा है? अभी तुमने री एंटर किया है क्या? नहीं, मैं ही हूँ। यस सर। ओके, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। अब आ जाओ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। हाउएवर, अच्छा, कल मैंने इसका पीडीएफ उस पे डाला था, इसमें यस सर। यस सर, देख लिया था। मिल गया था ना? टेलीग्राम पे। हाँ, तो वो यस सर। वो अच्छा, वीडियो अपलोड करने में आज मैं लेट हो गया हूँ, 9 बजे अभी कर दिया है। ठीक है ना? कल से यस टाइम पे सर। हो जाएगा, आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ किन्हीं कारणों से, बाकी अभी अपलोडेड है। ठीक है, यस सर। तो हाँ, वीडियो को थोड़ा सा उसको जो है शेयर करते रहना, अन्यथा उसका व्यू गिर जाता है। ठीक है। However, when one analyze plant, fungal and microbial cell, one would see thousands of compound other than these called primary metabolite. Example: alkaloid, flavonoid, rubber, essential oil, antibiotic, colored pigment, scent, gums, species. These are called secondary metabolite. इसका अपना एक फॉर्मूला है, वो कल मैं शेयर करूंगा उसको याद करने के लिए। अच्छा, फंक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट। सेंट भी वेस्ट प्रोडक्ट हुआ। सेंट भी वेस्ट प्रोडक्ट हुआ किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। बिल्कुल बिल्कुल हुआ, हाँ। वाइल प्राइमरी वो तो या मेटाबोलाइट क्या हुआ? सर वो तो या तो अट्रैक्ट करने के लिए यूज करेगा या किसी के डिफेंस मैकेनिज्म में यूज करेगा, तो इन वेस्ट कैसे हुआ सर? इनमें से किसके बारे में बात कर रहे हो ये बताओ मुझे। सेंट सर, सेंट सेंट। हाँ, सेंट। एरोमा। नहीं नहीं नहीं, एरोमा जो है ना, देखो एक बात समझो जरा। जो हम बेस्ड मटेरियल की बात करते हैं, जरा उसके डेफिनेशन को समझो। जो हम बेस्ड मटेरियल कहते हैं, बेस्ड मटेरियल की 2 तरह की डेफिनेशन है। पहला जो एक्सक्रीटरी बेस्ड है, दूसरा जो रेस्पिरेटरी बेस्ड है। बेसिकली 2 तरह के बेस्ड हमारी बॉडी में है। ठीक है, रेस्पिरेटरी बेस्ड में क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक है, और एक्सक्रीटरी बेस्ड में क्या आता है? एक्सक्रीटरी बेस्ड में आता है जो नाइट्रोजिनस कंटेंट का बाई प्रोडक्ट है, जैसे अमोनिया है,
यूरिया है, ठीक है, उसके अलावा क्या हो जाएगा, अमीनो मतलब यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हो जाएगा, अ, उसके अलावा क्रिएटिन है, क्रिएटिनाइन है, ये सब किस में होगा, बेस्ड मटेरियल में होगा। अब इनको बेस्ड मटेरियल कहने का दो हमारे पास आधार है। पहला आधार यह है कि ये नाइट्रोजनस कंटेंट का बेस्ड है, पहली बात ये समझ लो। दूसरी बात, ये बॉडी के लिए हार्मफुल भी है। इन दो आधार पे हम इसे कहते हैं एक्सक्रीटरी बेस्ड। अब जैसे मैं सेंट की बात करूं, मतलब यहां जिस सेंस में हम सेंट की बात कर रहे हैं, यहां पर हम उस सेंस में सेंट की बात नहीं कर रहे हैं जैसे हम इस्तेमाल करते हैं। कई सारे प्लांट क्या करते हैं, सेंट को बनाते हैं, वो उनके लिए अननेसेसरी है लेकिन हार्मफुल नहीं है। तो देखो, बेस्ड मटेरियल में नॉर्मली, मतलब खास तौर से एक्सक्रीटरी बेस्ड है, रेस्पिरेटरी बेस्ड है, इसमें नॉर्मली हम किसको शामिल करते हैं, जो अननेसेसरी भी है और उसके लिए हानिकारक भी है। अगर वो अननेसेसरी है लेकिन हानिकारक नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अननेसेसरी हम कहेंगे। तो ये सारे कंटेंट, इनमें एक आध को छोड़ दो, तो सारे कंटेंट उस प्लांट के लिए या जो भी उसका सोर्स है उसके लिए अननेसेसरी तो है लेकिन वेस्ट मटेरियल नहीं है। गॉट इट माई पॉइंट? यस सर। अननेसेसरी और वेस्ट मटेरियल का अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। वेस्ट मटेरियल ये तब कहलाएगा जब उसके लिए हार्मफुल भी होगा। अब फंक्शन पे आ जाओ। वाइल अब जो है हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट। While primary metabolite have identified function and play known role in normal physiological process, do not at moment understand the role of function of the secondary metabolite in host cell। ठीक है ना? तो देखो, अब ये बात कर रहे हैं रोल ऑफ फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन होस्ट सेल। होस्ट सेल जो है वो उसका प्रोड्यूसर तो नहीं है। मान लो नो सर। बैक्टीरिया किसी के अंदर है, बैक्टीरिया किसी के अंदर है, बैक्टीरिया ने कोई बना दिया सेकेंडरी मेटाबोलाइट। हो सकता है उसके होस्ट सेल में उसका इंपैक्ट कुछ ना कुछ हो, लेकिन जो उसका प्रोड्यूसर है उसमें तो नहीं है। हालांकि होस्ट सेल में भी इनका बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब ये क्या करेगा, हाउ एवर मैनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर। अब उसके लिए भले ही फायदेमंद नहीं, लेकिन हमारे लिए तो फायदेमंद है। जैसे रबर है, ड्रग है, स्पाइसेस है, सेंट है, पिगमेंट है। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। कुछ ऐसे भी हैं जिनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इसमें खास तौर से टॉक्सिन आते हैं। उसका टॉक्सिन कुछ दूसरे एनिमल की संख्या को कंट्रोल रखता है। तो इसका इकोलॉजिकल बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस उसका हो सकता है, लेकिन जो उसका प्रोड्यूसर है उसके लिए कोई महत्व तो समझ में नहीं आता। ध्यान देने वाली बात यहां पर ही है। गॉट इट माई पॉइंट? यस सर। तो इसमें बहुत ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद इन सब चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो अब हम किसके बारे में, अमीनो एसिड के बारे में अब हम बात करना यहाँ पे शुरू करेंगे। अब अमीनो एसिड के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे दो चार चीजें हैं जिनको हमें समझना है। अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे, दो चार नहीं ज्यादा चीजें हैं जिनको हमें समझना है, और उनको समझने के बाद ही अमीनो एसिड को हम पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें जिन बातों को हमें समझना है उनको समझने के बाद अमीनो एसिड में पढ़ने जैसा कुछ रह नहीं जाएगा। वो सारी बातें, ये 4-5 डायग्राम हम लोग बनाने वाले हैं, उसमें क्लियर हो जाएंगे। चलो, थोड़ा सा ये 4-5 डायग्राम है जिनमें हमें ये समझना है, तो ये डायग्राम हम लोग बनाते हैं। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि आखिर अमीनो एसिड है क्या। सबसे पहले हम जरा इस बात को समझने का प्रयास करें, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है और अमीनो एसिड किस तरह से काम करता है, किस तरह इसका फंक्शनिंग है। थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लें। तो देखो, अमीनो एसिड बेसिकली किससे डिराइव्ड है, बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड है। जैसे मान लो एक हाइड्रोकार्बन की हम बात कर लें, सबसे आसान हाइड्रोकार्बन क्या है, मीथेन है। तो ये हमने एक हाइड्रोकार्बन का बात कर लिया। मीथेन में एक साइड में, चारों साइड में एच होता है, चारों साइड में एच होता है। अब इसमें एक एच को हम आर मान लेते हैं। अगर हम आर मान लेंगे तो मीथेन इथेन सब कुछ हो जाएगा। अब अब मान लो कि इसके थोड़ा देर के लिए हमने मान लिया
कि इसका इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो गया किससे, इसका इसका रिप्लेसमेंट हो गया NH2 से, या इसका NH2 से हो गया, और इस हाइड्रोजन का किससे हो गया, ये जो हाइड्रोजन इसका रहा, इसका किससे हो गया, इसका हो गया C डबल बॉन्ड OOH। अगर ये रिप्लेसमेंट हो जाए तो जो कंटेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, C यहां पर रह जाएगा, यहां पर हो जाएगा NH और NH2, यहां पर ये R रह जाएगा, यहां पर H रह जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OOH। गॉट इट माई पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। अब देखो इसमें ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या है, कार्बोक्जिलिक एसिड। एसिड। यस सर। COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है कार्बोक्जिलिक एसिड। ये सारे फॉर्मूले अभी मैं तुम्हें टाइम दूंगा समझाने के बाद, 3 टाइम बनाना है, याद रखना, ठीक है। और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा अमीनो, NH3, सॉरी NH2। यस। ये हो गया अमीनो, और ये यस सर। एक ही कार्बन से एसोसिएटेड है, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, अल्फा कंपाउंड, ये अल्फा अमीनो एसिड कहलाएगा, यस सर। क्योंकि जो अमीनो और जो एसिड है एक ही कार्बन पे अटैच है, ये क्या कहलाएगा। अच्छा, अब जैसे यहां पर हमने आर लिया है, अगर इस आर का रिप्लेसमेंट होता रहे तो अमीनो एसिड एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरा बदलता रहेगा, ठीक है। उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे कि इसका रिप्लेसमेंट किस तरह से होगा, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहले जो बात हमें दिमाग में सेट करना है कि अमीनो एसिड आर का हाइड्रोकार्बन डिराइव्ड कंपाउंड, और एक ही कार्बन से NH2 और COOH जुड़ जाता है। जब एक ही कार्बन से NH2 और COOH जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है? यस सर। हाँ, अब जरा यहाँ पे एक बात को और समझो। अब अगर यहां पर ऐसा हो जाए, अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई और करते हैं। ये हमने बनाया, ये हमने बनाया C, और यहां पर हमने ले लिया R, यहां पर हमने लिया H, यहां पर हमने लिया N H H, और यहां पर हमने लिया COO। अब यहां पर ये H है, अगर ये H यहां से रिप्लेस होकर यहां पर पहुंच जाए, गॉट इट माई पॉइंट? यस सर। तो यहां पर अब अगर ये कंडीशन हो जाए तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये कंपाउंड ऐसा हो जाएगा HR, यहां पर ये हो जाएगा COO प्लस माइनस। हो जाएगा क्योंकि इसने सॉरी, डोनेट प्लस। कर, यस। यस और सर। यस। यहां पर क्या हो जाएगा, NH3 माइनस। यस सर। तो अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एक मॉलिक्यूल पर ही एक साइड में प्लस हो सकता है, एक साइड में माइनस हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ज्यूटेराइन। तो ऐसा जो मॉलिक्यूल है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ज्यूटेराइन और ज्यूटेरोनिक कंपाउंड। गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। बात समझ में आ रही है? ये छोटी छोटी बातें इनको समझना है, और अभी इनको इनका इनका डायग्राम 3 टाइम बनाना है, एक एक डायग्राम अभी बनाना है 3 टाइम, एक डायग्राम 3 टाइम बना लोगे, ये सब दिमाग में सेट हो जाएगा। अब जरा तीसरी कंडीशन पर आ जाओ। उसके बाद एक इश्यू है जो इस पूरे टॉपिक में कई बार आ रहा है, हम उसको एक साथ ले रहे हैं, उसको कॉम्पैक्ट करके एक साथ ले रहे हैं। वो क्या है, टाइप ऑफ अमीनो एसिड। टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ये कई तरह से हमें लेना है, जरा इन सबको हम एक साथ यहां डिस्कस कर लें। इसका जो पहला फॉर्मूला है हमारा, पहला फॉर्मूला इसका हमारा क्या है, गैस। गैस,
अब जरा इसको समझो। पहले हमने बिल्कुल सिंपल जो है अमीनो एसिड बनाया, बीच में सी है, यहां पर एच है, और यहां भी आर की जगह हमने क्या लिख दिया, एच यहां पर लिख दिया। उसके बाद ये हो गया COOH, और उसके बाद यहां पर क्या हो गया, यहां पर NH2 हो गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जो सीधा सीधा मीथेन से बना है। बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, अब इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। यहां इस H की जगह हमने क्या रख दिया है, थोड़ा सा इसको हमने मॉडिफाई किया। इस H की जगह हम क्या ले लेंगे, ये हमने लिया C, ये H, ये NH2, और ये हो जाएगा COOH। और यहां पर हमने क्या ले लिया, यहां पर हमने ले लिया CH3। अब जब CH3 हमने ये ले लिया तो ये मिथाइल का मॉडिफाइड फॉर्म हो गया। यस सर। ठीक है, इथे मतलब मिथाइल का नहीं, इथाइल का। हाँ, इथाइल का। इथेन का हो गया। फिर थोड़ा सा हमने मॉडिफाइड इसको और कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाइड और किया। ये यहाँ पर H है, यहाँ पर NH2 जैसा था वो है, यहाँ पर ये COOH है, और यहाँ पर हमने कर दिया CH2OH। अब ये अल्कोहलिक फॉर्म हो गया। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। जो पहला है वो क्या है, पहला है ग्लाइसिन, जी। दूसरा गैस का एलिनीन, दूसरा क्या हुआ, गैस का एलिनीन। और तीसरा गैस का क्या हुआ, सेरीन। गॉट इट माय पॉइंट? ये यस सर। तीनों फॉर्मूला एनसीईआरटी में है। ठीक है, अब यहां से तुम मतलब ये तीनों फॉर्मूलाज इसी फॉर्म में एनसीईआरटी में है, और इन सभी की आप लोगों को प्रैक्टिस करना है 3 टाइम आज ही रात को। और वो जो 3 टाइम जो प्रैक्टिस करोगे उसका फोटो मुझे सेंड कर देना, व्हाट्सएप पे डाल देना। ठीक है, एक एक फॉर्मूला 3 टाइम बनाना है। अब थोड़ा सा आगे हम और बढ़ जाते हैं। टाइप ऑफ अमीनो एसिड की ही अब हम लोग बात कर रहे हैं, अभी टाइप ऑफ अमीनो एसिड को ही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर आ जाओ, टाइप ऑफ अमीनो एसिड। टाइप ऑफ अमीनो एसिड, इसका इसका एक फॉर्मूला हमें याद रखना है। एक फॉर्मूला है जिसको हमें निश्चित रूप से याद रखना है। गालब, गालब एक ऋषि हुए, बड़े ऋषि थे। गालब, गालब ट्रिप। मान लो कि गालब के नाम से एक कंपनी है जो क्या करवाता है, ये ट्रिप करवाता है। इसमें जो जी है वो क्या है, वो है एसिडिक। ठीक है, जो एल है, जी क्या है, जी एसिडिक है। और इसमें जो एल है वो एल क्या है, एल बेसिक है। एल कैसा फॉर्मेट है, ये बेसिक फॉर्मेट। और जो इसमें बी है वो कैसा है, ये न्यूट्रल फॉर्मेट। ठीक है, अब यहां पर जी का मतलब क्या हो जाएगा, गालब में जी का मतलब ग्लूटामिक एसिड। जी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। एल का मतलब क्या है, लाइसीन। और बी का मतलब क्या है, बेलीन। ठीक है, और यहाँ पे टी को हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे। अब ट्रिप में, ये ट्रिप क्या है, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है, याद रखना। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं इनके टाइप पर बनते हैं, तो इनके टाइप को हमें जरा ढंग से करना है। ये एरोमेटिक अमीनो एसिड,
ठीक है। अब ये जो एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं, इसमें टी का मतलब क्या है? टी का एक मतलब है टायरोसिन, दूसरा मतलब हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। और पी का मतलब क्या हो जाएगा? पी का मतलब हो जाएगा फिनाइल एलिनीन। गॉट इट माई पॉइंट? ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। अब जरा इसके तीसरे फॉर्मूले पर आ जाओ। इसका एक तीसरा फॉर्मूला और है जिसके बारे में और बात करेंगे। इसका थर्ड फॉर्मूले पर आ जाओ। इसका तीसरा फॉर्मूला है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो सब इसमें यहां पे फॉर्मूला हम किसका बना रहे हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड का। उसका मतलब क्या है वो भी हम अभी समझ रहे हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड, और इसका फॉर्मूला याद रखना, मैट। मैट का मतलब चटाई होता है। विल स्पेलिंग थोड़ा थोड़ा चेंज किया है मैंने। मैट विल फ्लाई। फ्लाई का भी स्पेलिंग PHLY, मतलब चटाई जो है वो उड़ जाएगी। मैट विल फ्लाई। बात समझ में आ रहा है ना? मैट विल फ्लाई, जो चटाई है वो क्या होगा? चटाई उड़ जाएगी। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अब यहां पर ये इसेंशियल अमीनो एसिड, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है। थोड़ा ये हम जानने का प्रयास करते हैं। देखो, इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझो। देखो, लगभग 20 अमीनो एसिड हैं जो क्या करते हैं, जो कि प्रोटीन को बनाने में अप्लाई होते हैं। अमीनो एसिड 20 से ज्यादा टाइप के हैं, लेकिन 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल होता है किसको बनाने में? प्रोटीन को बनाने में। इन 20 में से 8 अमीनो एसिड हैं जिनका सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होता। बाकी जो 12 हैं उनका सिंथेसिस हमारी बॉडी में होता है। लेकिन 8 ऐसे हैं जिनका सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होता, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते। अब अगर हमारी बॉडी में उसका सिंथेसिस नहीं होता तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आपके पास सॉल्यूशन क्या है? एक ही वहां से सॉल्यूशन लेना है, पड़ेगा। आके हम उसका डाइटरी सप्लीमेंटेशन करें, भोजन के साथ हम उसको ग्रहण करें। यही एक तरीका रह जाता है। बात समझ में आ रही? तो जब हम भोजन के साथ उसको ग्रहण करते हैं, जिनको भोजन के साथ ग्रहण करना अनिवार्य है, जो हमारी बॉडी में बनता है उसको, वो अगर वो हमारे फूड मटेरियल में नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है ना? तो इसेंशियल वो है जो हमारे फूड मटेरियल में निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर वो हमारे फूड मटेरियल में नहीं है तो उस कंडीशन को मेल न्यूट्रिशन माना जाएगा, कुपोषण माना जाएगा। ठीक है। तो ये कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, थोड़ा इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एम का मतलब यहां पर क्या है? एम का मतलब है मैथियोनिन। एम का मतलब क्या हो जाएगा? मैथियोनिन। पहले टी का मतलब क्या है? पहले टी का मतलब है थ्रायोनिन। ठीक है। दूसरे टी का मतलब क्या है? टायरोसिन। ठीक है। बी का मतलब यहां पे क्या है? वेलिन। आई का मतलब क्या हो जाएगा? आई का मतलब हो जाएगा आइसोल्यूसाइन। ठीक है। और एल का मतलब क्या हो जाएगा? एल का मतलब हो जाएगा ल्यूसाइन। पीएच का मतलब क्या हो जाएगा? फिनाइल एलिनीन। और एल वाई का मतलब क्या हो जाएगा? लाइसीन। तो याद रखना, ये वो अमीनो एसिड हैं, हमने केवल उन अमीनो एसिड नहीं नहीं, अब जीन म्यूटेशन करके तो हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन जीन म्यूटेशन के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। जीन म्यूटेशन को
अभी ह्यूमन बीइंग में हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। तो इतने टाइप ऑफ अमीनो एसिड एनसीईआरटी में है, तो इसका कुल मिला के 3 फॉर्मूला बनता है जो हमें याद रखना है। गैस, गालब, गालब, ट्रिप ट्रिप यस, गालब, ट्रिप, और मैट तीसरा विल क्या हो फ्लाई। जाएगा? मैट विल फ्लाई। यस, मैड विल फ्लाई। अब इसके अलावा बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है, एलिफेटिक है, बहुत सारे टाइप हैं, बट वो जो एनसीईआरटी में नहीं है उसको छोड़ दो। एनसीईआरटी ने कुल मिलाकर इतना ही टाइप इसका लिया है और उसे हम लोग पकड़ रहे हैं। वो सब भी एसेंशियल ही है? कौन से? वो सब जो आप बताए एक्स्ट्रा नाम? हाँ, जो एक्स्ट्रा इस लिस्ट में जो नहीं है वो यस सर। वो जो है नॉन एसेंशियल है, मतलब वो हमारी बॉडी में बनते हैं। मेडबिल फ्लाई के अलावा जितना है, जैसे ये हो गया, ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, ये सब वो है जो हमारी बॉडी में बनते हैं, इनको इनको लेने की जरूरत नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट? तब तो यहां तक बात एसेंशियल समझ में आ मतलब वो हुआ ना जिसको लेना जरूरी है। रही? जिनको लेना जरूरी है वो मेडबिल फ्लाई, यस सर। मैडबिल फ्लाई, मैथियोनिन है, टायरोसिन यस सर। है, यस सर। थ्रायोनिन है, ये जो नाम हमने लिखा है इनको लेना। जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो हमें लेना हम्म। ही है, वो हमारे फूड मटेरियल में होना चाहिए। अगर ये यस हमारे सर। फूड मटेरियल में नहीं है तो हम बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे। प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगा। हाँ, और ये लगभग सारे के सारे, ज्यादातर जो जो वो हैं, हरी सब्जियां हैं, मिल्क हैं, और जो हमारी दालें हैं, हमारी दालें जो हैं वो प्रोटीन का गजब सोर्स है, सबसे अच्छा सोर्स है हमारी दालें। एक कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास किया जाता है कि प्रोटीन नॉन वेज और उसमें अंडे में ही होता है। ये जो है गलत धारणा है। सोयाबीन में तो बहुत होती है। हाँ, ये गलत धारणा है। यस। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो दालों में होता है, दूध में भी होता है, और दाल, लेकिन दाल हमें थोड़ी ज्यादा खाना चाहिए, सर प्रयास करना सोयाबीन में होता चाहिए। है सबसे ज्यादा। हाँ, हमें हमें मतलब प्रयास करना चाहिए कि एक दिन में कम से कम 4 कटोरी दाल हम पी लें, ठीक है। तो अगर उतना हम लेंगे तो हमें प्रोटीन के सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब कुल मिला के ये एक मतलब एक जो है मिसकंसेप्शन जनरेट करने का प्रयास किया जाता है कि अगर अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा। एकदम गलत कंसेप्ट। दालों से ज्यादा प्रोटीन कहीं होता नहीं है, और दाल सबसे अच्छा सोर्स है। सबसे अच्छा सोर्स क्यों है? क्योंकि 1 किलो दाल को बनने में जितना नेचुरल जो है रिसोर्सेस लगता है उससे कई गुना ज्यादा 1 किलो नॉन वेज को बनने में लगता है। मतलब जितना पानी, जितना मिनरल्स 1 किलो नॉन वेज के बनने में लगता है, उससे कई गुना, मतलब उससे बहुत कम 1 किलो 1 kg दालों को बनने में लगता है। गॉट इट माई पॉइंट? तो यस सर। ये बात हमें याद रखना है। तो अभी हमने बात कर लिया अमीनो एसिड का पहला पॉइंट, टाइप ऑफ अमीनो एसिड हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके दूसरे पॉइंट के बारे में हम, दूसरे पॉइंट को अब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट है उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट को अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जरा हम इसका सेकंड पॉइंट देखें। अब जरा यहाँ पर आ जाओ। अब इसका सेकंड पॉइंट है पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो, इसका अगला जो पॉइंट है वो क्या है? वो है पेप्टाइड बॉन्ड। तो हम थोड़ा बात कर लें कैसे ये बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब होता है CONH। इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है, इस बात को याद रखना। तो अब देखो, हमने एक यहां पर हमने अमीनो एसिड लिया, ये CHR। यहां पर हमने लिया NH2, और यहां पर हमने लिया COOH, ठीक है। फिर यहां हमने दूसरा अमीनो एसिड लिया, तो दूसरा अमीनो एसिड का यहां पर क्या आ जाना है? दूसरा अमीनो एसिड को यहां पर NH, और ये H। फिर उसके बाद ये C हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये R हो जाएगा,
और ये हो जाएगा COOH। पहले मुझे बता दो, ये हमने 2 अमीनो एसिड लाइन में लिखा है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। अब जब इससे डाइपेप्टाइड बनेगा तो देखो यहां से OH बाहर निकल, H2O बाहर निकलेगा, यहां से OH बाहर और उधर निकल से एच जाएगा आ जाएगा। और यस, यहां से H2O निकल H जाएगा। बाहर निकल जाएगा। और जब ये इस तरह से हो जाएगा तो देखो ये कैसा कंपाउंड बनेगा, जरा हम बात करते हैं। ये C हुआ, C के बाद ये H, फिर R, उसके बाद NH2, और यहां पर क्या रह जाएगा, यहां रह जाएगा CONH। CON। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया, फिर C, फिर ये COH। H हो गया, फिर ये R हो गया, और ये COOH हो जाएगा। तो यहां पर इस बात को जरा अच्छी तरह से हमें याद रखना है, इस बात को हमें सही ढंग से यहां पर दिमाग में सेट करना है कि ये जो CONH है ये क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। गॉट इट माई पॉइंट? यस सर। ठीक है। अब अगर ये पेप्टाइड बॉन्ड को मैं अलग से दिखाऊं, अगर ये पेप्टाइड बॉन्ड को मैं अलग से शो करता हूं, जरा देखो, जैसे ये एक अमीनो एसिड है, अगर मान लो 2 अमीनो एसिड आपस में एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गए तो ये क्या बन जाएगा, ये डाइपेप्टाइड हो जाएगा। ठीक है। अगर 3 अमीनो एसिड आपस में 2 पेप्टाइड बॉन्ड से, ये जो हम डैश लगा रहे हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड है, याद है, CONH है ये, अगर ये उससे जुड़ गए तो ये क्या हो जाएगा, डाइपेप्टाइड। ये ट्राइपेप्टाइड हो गया। ठीक है। और यस सर। अगर कई सारे अमीनो एसिड यहां पर हम, पॉलीपेप्टाइड। हाँ, क्या करेंगे, डैश डैश लगा देंगे, डैश डैश का मतलब N अमीनो एसिड। अगर ये कई सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। और ये जो पॉलीपेप्टाइड होता है इसका ही जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसे हम क्या मान लेते हैं, उसे हम प्रोटीन मान लेते हैं। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? यस सर। बात समझ आ रही है? यस सर। तो ये इसका अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्म में ये इस तरह से काम करता है। इस बात को अच्छी तरह से हमें दिमाग में सेट करके रखना है। अब जरा ये उसके बाद इसी कंटेंट में देखो, याद रखना इसमें ये जितना अलग अलग लिखा है उसको हमने कंपाइल किया है ताकि सारा अमीनो एसिड, सारा प्रोटीन उसका एक एकदम से हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जाए। ठीक है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, जो इसका अगला टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। देखो, अभी हमने यहां पर बनाया पॉलीपेप्टाइड चेन, और एक बात याद रखना, पॉलीपेप्टाइड चेन में पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर हमेशा अमीनो एसिड से एक कम रहेगा। अगर अमीनो एसिड 141 है तो पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा, 140 होगा। 140। ये याद रखना। अगर N अमीनो माइनस एसिड, वन जो फॉर्मूला है यस सर। यस, अगर ये 146 है तो ये कितना होगा, ये 145। 145 होगा। ये याद रखना, पेप्टाइड बॉन्ड का जो नंबर है ये हमेशा अमीनो एसिड के नंबर से एक कम रहेगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। अब यहां पर बात कर लो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में यहां पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा पॉलीपेप्टाइड चेन, डैश 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 हमने कर लिया। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बिल्कुल सीधी लाइन में बनेगा, लेकिन सीधी लाइन में ये रहेगा 2-3 सेकंड के लिए। ठीक है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन यहां पर बन गया, क्या बन गया, पॉलीपेप्टाइड चेन यहां पर जो बन गया,
ये पॉलीपेप्टाइड चेन 2-3 सेकंड के लिए टेम्परेरी है, शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। और ये जो शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड चेन का, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर। यस, इसका ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, जो कि शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी देर के लिए बना है, थोड़ी देर बाद ये खत्म हो जाएगा। मतलब खत्म हो जाने से मतलब थोड़ी देर में क्या होगा कि या तो ये हेलिक्स बना लेगा, और अगर ये हेलिक्स नहीं बनाएगा तो इस तरह की शीट बना लेगा। क्योंकि उसमें होता क्या है, हेलिक्स कब बनाएगा, जब यहां पर साइड बॉन्ड बन जाएंगे। शीट कब बनाएगा, जब यहां पर साइड बॉन्ड बन जाएंगे। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जैसे ही बनेगा, हाइड्रोजन पॉलीराइबोसोम, बॉन्डिंग की हाँ, बात हो रही है। पॉलीराइबोसोम से ही जैसे ही बाहर निकलेगा, और इसमें ये जो है साइड बॉन्ड बन जाएंगे। साइड बॉन्ड अगर बन जाएंगे तो या तो ये बनाएगा अल्फा हेलिक्स, या फिर ये क्या बनाएगा, या फिर ये बनाएगा बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। क्या है ये दोनों? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अब और थोड़ी देर में क्या होगा, अच्छा अब याद रखना, ऐसा कोई प्रोटीन हो सकता है जिसमें केवल केवल सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक ही, केवल सेकेंडरी जो है स्ट्रक्चर तक ही डेवलपमेंट हो। लेकिन ऐसा कोई प्रोटीन नहीं हो सकता जो केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाए। केवल सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक प्रोटीन सस्टेन कर सकता है। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर केवल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो उसका जो फंक्शन है बहुत ही लिमिटेड फंक्शन होगा। अब उसके बाद ये क्या करेगा, ये जो बन गया अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, ये हॉलो उलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इस तरह से सेंटर पे कैसा रहेगा, सेंटर पे ये हॉलो रहेगा, इस तरह से सेंटर पे खोखला रहेगा। याद रखना, सेंटर पे ये क्या रहेगा, सेंटर पे ये खोखला रहेगा। फिर स्टाइलस मेल फंक्शन हुआ सर। हाँ, ये स्टाइल है। मैं एक बार इसको अनशेयर करता हूँ, फिर शेयर करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब देखो जरा, उसके बाद क्या होगा, सेंटर पे हॉलो स्ट्रक्चर होगा, और उसके चारों तरफ ये जो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट है, ये इस तरह से उसके चारों तरफ अरेंज होता जाएगा, और अरेंज होते होते एक हॉलो वूलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। हॉलो वूलन लाइक स्ट्रक्चर यहां पर बन जाएगा। और ये जो हॉलो वूलन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर। गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। ये हो गया इसका टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है। और याद रखना, अगर कोई प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करती है तो उसमें कम से कम टर्सरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, अन्यथा वो एंजाइम की तरह काम नहीं कर पाएगा। गॉट इट माय पॉइंट?
अब मान लो अगर कोई प्रोटीन ऐसी है जो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, तो उसका जो चार हॉलो उलन, मान लो जैसे जैसे ग्लोबिन की बात करते हैं, चार उससे बना है हॉलो उलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर से, तो इसके जो चारों हॉलो उलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते स्ट्रक्चर। हैं। गॉट इट यस माई सर। पॉइंट? ये अमीनो एसिड और प्रोटीन में कुल मिलाकर इतनी बातें हैं जिनको हमें समझना है, जिनको हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक बार इन सब चीजों की रीडिंग करेंगे, और ये जितने डायग्राम है इसका पीडीएफ अभी 5 मिनट के अंदर मैं अपलोड कर देता हूं, किस पर, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो वहां से आप लोगों को ये डाउनलोड करना है, और वहां से डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, इन डायग्राम की प्रैक्टिस करना है सभी की 3 टाइम, और प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सअप कर देना है। बात समझ में आ गई? यस सर। प्रैक्टिस करके ये मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? चलो यस सर। अब, हाँ, अब जरा एक बार हम इन सब चीजों की रीडिंग कर लें जो हमने समझा। समझने वाली बात इसमें कुल मिलाकर इतना ही है। चलो यहां से जरा एक बार इनका रीडिंग करना शुरू करो। क्लियर है? यस सर। जो हमने लिखा है सब कुछ वही है इसमें। हम्म। चलो अब सेकंड पेज ये हुआ, ये तो हमारे बनाए हुए डायग्राम है। अब यहां पर आ जाओ, करो इसका रीडिंग जरा। हाँ, पढ़ लिया इसको? यस सर। आगे बढ़ जाओ। चलो अब ये पढ़ो। ये जो हमने गैस जो लिखा है, द अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन, अगर केवल हाइड्रोजन है तो क्या होगा, ग्लाइसिन। मिथाइल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, एलेनिन। एलेनिन। और OH है तो क्या हो जाएगा, सेरीन। इसका सेरीन। डायग्राम हमने बना लिया है। यस सर। फिर यहां पर आ जाओ। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। ये हो गया हमारा गालब, जो हमारा फॉर्मूला है। देयर आर एसिडिक में क्या हुआ, ग्लूटामिक, बेसिक में लाइसिन, और न्यूट्रल में क्या लाइसिन, हुआ, वैलिन। ठीक है। और एरोमेटिक अमीनो एसिड में टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, और जो है ट्रिप्टोफैन। फिर ये हो गया ज्यूटेराइन। ज्यूटेराइन आयन जो है, ये हो गया। इसका भी डायग्राम हमने बना लिया है। यस सर। फिर ज्यूटेराइन के बाद आ जाओ प्रोटीन पर। ठीक है, अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन का इन्होंने जिक्र किया, पॉलीपेप्टाइड। हाँ, यहाँ पर एक दो बातें जरा समझने की हैं, इन बातों को जरा ध्यान ध्यान से समझो। ईच प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, मालूम है हमें अच्छी तरह से। ठीक है, एज देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलिन, एक्सेट्रा, आ प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर क्यों माना जाएगा भाई? अगर
कोई प्रोटीन ऐसा नहीं होता जो एक ही टाइप के अमीनो एसिड से बना हो। जितने अमीनो प्रोटीन एसिड होते हैं रिपीट नहीं उनमें होगा। मतलब 20 तक अमीनो एसिड हो सकते हैं। जैसे मान लो हम स्टार्च की बात कर रहे हैं, पूरा स्टार्च किससे बना है? ग्लूकोज से बना है। तो वो क्या है? होमोपॉलीमर है। यस सर। ठीक है, लेकिन ये कैसा है? ये हेटेरोपॉलीमर है। ठीक है, तो याद रखना, अ होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, फिर थोड़ा सा इसेंशियल एंड अनएसेंशियल अमीनो एसिड हो गया, पढ़ लो जरा इसको एक बार। एक एक लाइन इसमें एनसीईआरटी की है, याद रखना। आगे आ जाओ, वही इसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल ही है। रीडिंग कर लो इसकी एक बार। समझ आ गया? यस सर। हो गया? यस सर। फिर हाँ, अब आ जाओ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ये एनसीईआरटी ने एक पॉइंट ऐड कर दिया है, थोड़ा इसको पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ प्रोटीन आसान सा है, इसको मतलब इन्होंने ऐड किया है थोड़ा सा। प्रोटीन कैरी आउट, प्रोटीन कैरी आउट many many function in living organisms. Some transport nutrition across the membrane, some fight infection organism। फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या? एंटीबॉडी। समार हार्मोन, समार एंजाइम, ये सारे काम प्रोटीन करता है, हमें मालूम है। यस अब सर। इसका एक ये लिस्ट एनसीईआरटी ने बनाया हुआ। कोलेजन क्या है? इंटरसेलुलर ग्राउंड इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। सब्सटेंस। ट्रिप्सिन एंजाइम, पढ़ लो जरा इसको एक एंजाइम। बार। ये एनसीईआरटी का लिस्ट है। एंटीजन नहीं होगा प्रोटीन? एंटीजन, एंटीजन प्रोटीन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यस। एंटीजन आमतौर पे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ज्यादातर जो एंटीजन है कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? गामा ग्लोबुलिन। यस सर। पढ़ लिया इसको? यस सर। अब आगे आ जाओ। अब एक अलग पैराग्राफ एनसीईआरटी ने लिखा है। कोलेजन इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सी ऑक्सीजनेज रूबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट। अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। इस ये सब वही है जो अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं। जरा एक बार इसका रीडिंग करो। एक बार रीडिंग कर लेंगे जल्दी से इसका, उसके बाद ये पढ़ लेंगे। स्ट्रक्चर पैटर्न जरा यहां समझ लो, स्ट्रक्चर पैटर्न देख लो। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवेरिएबल रिफर टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl Mg से। और इनऑर्गेनिक कंटेंट को हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना? जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट अ टू डायमेंशन व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल वाइल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे बेंजीन का है ना, अब बेंजीन का हम क्या बनाएंगे? इस तरह से हम लिखेंगे, रिंग बना देंगे। है ना? तो ये 2D हो गया। यस सर। ठीक है, फिर फिजिसिस्ट conjure up the three dimension view of the molecular structure while biologists describe the protein structure at 4 level। the sequence of amino acid, the sequence of amino acid क्या हो जाएगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। देख लो, द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन, मतलब कौन से नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड है, चौथे नंबर पे कौन सा है, पांचवें नंबर पे कौन सा है। द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन विच इज द इन अ प्रोटीन which is the uh, which is the first amino acid
which is second, and so on is called as the primary structure. Polypeptide chain हो गई है? Got it my point? यस सर। उसके बाद क्या लिखा है? A protein is imagined as a line, the left end represent by the first amino acid. ये बात याद करके रखना इसमें कि जो लेफ्ट हैंड है वो क्या है? वो फर्स्ट अमीनो एसिड है, ठीक है ना? लेफ्ट हैंड कौन सा है? फर्स्ट अमीनो फर्स्ट एसिड अमीनो है, एसिड और राइट हैंड कौन सा है? लास्ट है, लास्ट। ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, द फर्स्ट अमीनो एसिड को हम क्या कहते हैं? एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं। ये बात भी याद रखने की है, जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसे क्या कहते हैं? एन एन टर्मिनल। टर्मिनल अमीनो एसिड। और लास्ट वाले को क्या कहते हैं? सी टर्मिनल। यस, ये याद रखना, एनसी याद रखना। फिर आ जाओ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रोड। द थ्रेड इज फोल्डेड in the form of helix, similar to revolving staircase. Of course, some portion of the protein thread are arranged in form of helix. In protein, only right-handed helix are observed. Other reason, the protein thread are folded into in the form of which is called as secondary structure. उसके बाद देख लो, ये tertiary structure आ गया. In addition, the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball, giving rise to tertiary structure. This gives us a three-dimensional view of protein. Tertiary structure is absolutely necessary for the many biological activity. यहाँ many biological activity के आगे क्या लिख देंगे? Enzyme. उसके बाद quaternary structure. Some protein are an assembly of more than one polypeptide or subunit. The manner in which the individual folded polypeptide or subunit are arranged with respect to each other. Linear string of sphere arranged one upon each other in the form of cube or plate is architecture of a protein, otherwise called the quaternary structure of protein. अब एग्जाम्पल क्या दिया है? हीमोग्लोबिन का. एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन consist of 4 polypeptide chain. कितना polypeptide chain से बना है? Hence 2 subunit of alpha type and 2 subunit of beta type. Alpha type कितने अमीनो एसिड से बनता है? 141 से. और बीटा टाइप कितने से बनता है? याद रखना, बीटा टाइप बनता है 146 से. हाँ, बात समझ में आ गई? तो यहां पर ये अमीनो एसिड और प्रोटीन का फ्रैक्शन यहां पर कंप्लीट हो जाता है. गॉट इट माय पॉइंट? तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है कि प्रोटीन और अमीनो एसिड का फ्रैक्शन यहां पर कंप्लीट हो जाता है. तो इसका बायोमोलिक्यूल्स का जनरल डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया है. जनरल डिस्कशन के अलावा हमने अमीनो एसिड, प्रोटीन और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं. एनसीईआरटी में ये तीनों टॉपिक अलग अलग हैं, बट इनको एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, तो उनको मैंने एक साथ कंपाइल किया है. और इसको पढ़ने का यही सही तरीका है. इसके अलावा दूसरा कोई भी तरीका हम इस्तेमाल करेंगे वो गलत तरीका होगा. ठीक है? एनसीईआरटी चीजों को आगे पीछे कर देता है, लेकिन उसको हमें क्या करना है? मैनेज करना है. तो अभी 10 मिनट के अंदर इसके पीडीएफ को मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है नीट विनायक, उस पर अपलोड कर देता हूं. वहां से आप लोग कॉपी करेंगे. ये सारे डायग्राम आपको 3 टाइम प्रैक्टिस करना है. ठीक है? यस सर। ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट.